Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is your Professor Nilesh Anandwani again back with one more interesting topic from the chapter number 19, excretory product and their elimination from the 11th standard CBSE unit number 5, human physiology. तो आज का ये जो टॉपिक है वो है यूरिन फॉर्मेशन के ऊपर, जो कि चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन यूनिट नंबर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी है। और नीट में ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैं आज आपको यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, कितनी स्टेप में होता है, वो पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो एक भी पॉइंट मिस न करते हुए वीडियो को आगे पीछे मत कीजिए, सिर्फ कंटिन्यूअसली बैठे रहिए और एक पेन एक नोटबुक आपके हाथ में रखिए और जो भी टॉपिक आपको समझ में आता है इजीली शॉर्ट में आप उसे वीडियो को पोस्ट कर करके आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये फिलहाल अगर आप लाइव देख रहे हो तो पोस्ट करने की जरूरत नहीं, बाद में आप लिख सकते हो। अब फिलहाल पूरा वीडियो अच्छी तरह से दिल से देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। ये हमारा नेफ्रॉन है किडनी का, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर किडनी। तो यूरिन फॉर्मेशन समझाने से पहले मैं आपको कुछ एक दो चीजें बता देता हूं, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन जनरली टेक्स प्लेस इन अ थ्री स्टेप्स। सो दिस थ्री स्टेप्स आर, फर्स्ट वन इज ultrafiltration. First one is ultrafiltration. First one ultrafiltration. It is also known as a glomerular filtration. Ultrafiltration takes place in glomerulus and Bowman's capsule. That is why it is also called glomerular filtration. It is the first step of urine formation. Second step is selective reabsorption, and third step is tubular secretion. So urine formation 3 स्टेप में होता है और ये 3 स्टेप है। पहली वाली स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। सेकंड स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन और थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये देखिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, तीनों स्टेप में एक सिंपल सा मैं मतलब बता देता हूं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब जब ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है तो ब्लड में से जो यूरिया होता है, वेस्ट मटेरियल, उसको फिल्टर किया जाता है। इसके लिए हम इसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से, मतलब रीनल ट्यूबुल से आगे की तरफ जाता है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे चीजें भी होती हैं जो हमारे लिए काम की होती हैं, तो हम उनको फिर से एब्सॉर्ब करते हैं। इसके लिए हम उनको कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। और तीसरी स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रेशन, मतलब हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डीसीटी से कलेक्टिंग ट्यूबुल की तरफ चले जाते हैं और हमारी बॉडी में से बाहर फेंके जाते हैं, उसे हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। सो देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट वन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इन व्हिच blood is coming into the glomerulus and urea is getting filtered. Then selective reabsorption, in which we are selecting the material for reabsorption. We are reabsorbing material by selecting individual. And finally, whatever the waste material found in our body, we are throwing it outside by the tubular secretion. So आइए चलिए इस टॉपिक को हम डिटेल में देखते हैं, पूरा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ जाता है ना, तो समझ लो पूरा का पूरा चैप्टर आपका हो गया, पूरा का पूरा चैप्टर हो गया। क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से एक एमसीक्यू गारंटेड ऑलमोस्ट आता ही आता है, because this is very important topic for all the students those who are preparing for medical science examination. तो आपको पता ही होना चाहिए और मैं आपको प्रॉपरली समझा दूंगा, गारंटी देता हूं, प्रॉपरली आपको समझ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन also known as a glomerular filtration, it is a first step of a urine formation which takes place in Malpighian body. So now what is meant by Malpighian body? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं और ये कहां पे होता है? ये माल्फिजियन बॉडी में होता है। अब ये माल्फिजियन बॉडी का मतलब क्या होता है? ये देखिए,
मैंने आपको पिछले लेक्चर में पूरा का पूरा नेफ्रॉन समझा दिया हुआ था। मैं आपको 1 मिनट में फिर से नेफ्रॉन समझाता हूँ, 1 मिनट में। आप पिछला वाला लेक्चर देख सकते हैं, मेरा आधे घंटे का लेक्चर था। नेफ्रॉन इज नथिंग बट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर किडनी एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. This part is called Bowman's capsule and then this part is called renal tubule. नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है और ये 2 भाग में डिवाइडेड है. पहला पार्ट है उसका बोमेंस कैप्सूल और दूसरा पार्ट है उसका रीनल ट्यूबुल. अब बोमेंस कैप्सूल क्या है? बोमेंस कैप्सूल इज नथिंग बट द कप शेप डबल वॉल स्ट्रक्चर. Bowman's capsule is nothing but the cup-shaped double wall structure whose outer layer is called as a parietal layer and inner layer is called visceral layer. Bowman's capsule is a double wall structure whose outer layer is called as a parietal layer and inner layer is called visceral layer. Bowman's capsule is a double wall structure whose outer layer is parietal layer, inner layer is called visceral layer. And the gap between them is called urinary space. It is also called as a filtration space. इसी को हम कहते हैं filtration space. ये देखिए बोमेंस कैप्सूल 2 लेयर से बना हुआ है. बाहर की लेयर को हम कहते हैं पैराइटल लेयर और अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं विसरल लेयर. और इन दोनों के बीच में जो गैप है उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन स्पेस या तो हम कहते हैं यूरिनरी स्पेस. अब ये जो स्पेस है उस स्पेस में यूरिन फॉर्मेशन हो, मतलब वहां पे यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. इसके लिए हम उसे कहते हैं यूरिनरी स्पेस या तो फिल्ट्रेशन स्पेस. अब ये चीज समझ लो, बोमेंस कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है और उस नेटवर्क को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस. Inside the Bowman's capsule there is a network of a blood capillary. This is called as a glomerulus. Come again one more time. Inside the Bowman's capsule there is a network of a blood capillary. This is called ग्लोमेरुलस. बोमेंस कैप्सूल ये डबल वॉल स्ट्रक्चर के अंदर ब्लड कैपिलरी का एक स्ट्रक्चर होता है, ब्लड कैपिलरी का जाल होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस. और इस ग्लोमेरुलस के अंदर ही हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा. अब ये चीज समझ लो, माल्फिजियन बॉडी का मतलब क्या होता है. ये देखिए, ये क्या है हमारे सामने, बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस. बोमेंस कैप्सूल plus glomerulus together it is called Malpighian body. It is also called as a Pygmalion corpuscles. मेरे पास जगह कम है इसके लिए मैं एडजस्ट कर रहा हूं. Pygmalion corpuscles and it is also known as a renal corpuscles. हमने किसको नाम दिया हुआ है? ये Malpighian body हमने किसको नाम दिया हुआ है? Bowman's capsule plus glomerulus. इन दोनों को मिला के क्या बनता है? इन दोनों को मिला के बनता है माल्फिजियन बॉडी. इसी का एक दूसरा नाम है पिग्मेलियन कॉर्पस्कल. इसी का एक तीसरा नाम है रीनल कॉर्पस्कल. हाँ, हमारे एनसीईआरटी में ये सभी शब्द नहीं दिए हुए हैं. हमारे एनसीईआरटी में मेनली शब्द दिया हुआ है माल्फिजियन बॉडी. सो फिर से एक बार समझ लीजिए, ये वाला है बोमेंस कैप्सूल डबल वॉल स्ट्रक्चर और ये वाला है ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क. इन दोनों को मिला के क्या बनता है? इन दोनों को मिला के बनता है माल्फिजियन बॉडी, जिसको हम कहते हैं पिग्मेलियन कॉर्पस्कल और उसी को हम कहते हैं रीनल कॉर्पस्कल्स. अब हमें क्या देखना है? अभी हमें देखना है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो अब स्टार्ट करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन माल्फिजियन बॉडी. मींस वेयर इट टेक्स प्लेस? पिग्मेलियन कॉर्पस्कल. मींस एग्जैक्टली वेयर इट टेक्स प्लेस? रीनल कॉर्पस्कल. तो ये तीनों चीजें एक ही है. सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां होता है? माल्फिजियन बॉडी में. मतलब एग्जैक्टली कहां होता है? ये होता है बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस में. ठीक है, अब समझ में आ गई बात. मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां हो रहा है? इस वाली जगह पे हो रहा है. अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन इतना डिटेल में जा रहा हूं तो समझ लीजिए टॉपिक कितना बेहतरीन समझेगा आपको. तो टॉपिक बेहतरीन समझने के लिए आपको ये जरूरी है इतना समझना. ठीक है, देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑल्सो नोन एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. व्हाई? बिकॉज फिल्ट्रेशन टेकिंग प्लेस इनसाइड ग्लोमेरुलर. At that site is called as a glomerular filtration. Filtration कहाँ होता है? Filtration glomerulus में होता है, तभी हम इसे glomerular filtration भी कहते हैं. तो बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस इन दोनों को मिला के क्या बनता है? इन दोनों को मिला के बनता है माल्फिजियन बॉडी. तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है? माल्फिजियन बॉडी में. अब हम स्टार्ट करते हैं. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? When a particular solution at least passes 2 times from the same filter, it is called ultrafiltration. हमारा ब्लड किडनी में आता है.
किडनी में कैसे आता है? वाया रीनल आर्टरी। ठीक है, हमारा ब्लड किडनी में वाया रीनल आर्टरी के थ्रू एंट्री करता है और फिर रीनल आर्टरी में से वो पेल्विस रीजन में, मेजर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स में और रीनल पेपिला के थ्रू मेडुलरी पिरामिड में अंदर आएगा। किडनी वाला जो मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ था एलएस, वो वाला वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा समझ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। सो ब्लड कैसे आता है? ब्लड आता है रीनल पेल्विस के थ्रू, फिर मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, रीनल पेपिला, मेडुलरी पिरामिड और डायरेक्टली ब्लड एंट्री करता है हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर वाया एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, तो अब ब्लड देखो अंदर आ रहा है, कहां पे? ग्लोमेरुलस में अंदर आ रहा है। नाउ रिमेंबर, ग्लोमेरुलस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हिच डू नॉट अलाउ फैट मॉलिक्यूल, प्लाज्मा प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड लार्ज मॉलिक्यूल टू पास फ्रॉम इट। ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर आता है, लेकिन ग्लोमेरुलस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये सिर्फ सॉल्वेंट को ही परमिशन देगा आने की, लेकिन कुछ और चीजें हैं जो आगे आएंगी, लेकिन उनको आगे आने के लिए हमें फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे हम आगे। सो अब ध्यान दीजिए, ब्लड एंटरिंग इनटू द ग्लोमेरुलस, it is creating one type of a pressure. It is creating one type of a pressure. That pressure is called hydrostatic pressure. That pressure is called hydrostatic pressure. Now why we call hydrostatic pressure? Because this pressure is created by blood and blood have a 90% of water. That's why pressure is hydrostatic pressure. तो blood जब glomerulus के अंदर आता है तब एक प्रेशर जनरेट होता है, जैसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो ये इसे हम इस प्रेशर को हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्यों कहते हैं? इसका रीजन है प्रेशर ब्लड द्वारा अप्लाई किया गया है, लेकिन ब्लड में 90% वाटर है, तो इसके लिए हम उस प्रेशर को हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो अब यहां पे समझ लीजिए, प्रेशर क्रिएटेड इनसाइड द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड EFP। EFP स्टैंड फॉर मैं यहाँ पे फुल फॉर्म लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे पूरा यूज करना है, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। EFP स्टैंड फॉर इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। EFP स्टैंड फॉर इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब मैं आपको इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर का एक फॉर्मूला समझा रहा हूं। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस फिल्ट्रेट प्रेशर। ये देखिए, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, आप चाहो तो बाद में फुल फॉर्म लिख लेना इसका। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू प्लस फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो हमें इसका आगे प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर को कैसे निकालेंगे हम? ये फॉर्मूला से। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी गाइस। एक परसेंट भी आपके माइंड में कोई डाउट मत रखिए, सब सॉल्व करवाने वाला हूं मैं यहाँ पे। ये देखिए, जब ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर आता है, जब ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर आता है तब हम एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। वो प्रेशर कौन सा होता है? वो प्रेशर होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, क्योंकि उसके अंदर वाटर है तो प्रेशर बन जाता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। लेकिन हम ये प्रेशर किसके ऊपर क्रिएट कर रहे हैं? ये हम ग्लोमेरुलस के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं। और ग्लोमेरुलस क्या है? ये ब्लड कैपिलरी से बना हुआ है, तब हम इस प्रेशर को हम कहते हैं कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर आता है तब एक प्रेशर जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, क्योंकि ये ब्लड द्वारा क्रिएट किया गया हुआ है, लेकिन ब्लड में वाटर है, इसके लिए हम इसे कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। लेकिन ये जो प्रेशर है वो ग्लोमेरुलस के ऊपर क्रिएट करा जा रहा है, और ये ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस पूरा को पूरा कैपिलरी से बना हुआ है, तो इसके लिए हम इस प्रेशर को हम कहते हैं कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो याद रखिए, जब ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर आता है तब कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट होता है। कौन सा? ये देखिए, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं, इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर मतलब EFP। फिर ये होता है कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये हो जाता है फिल्ट्रेट प्रेशर। अब समझ में आ गए सभी प्रेशरों के नाम, शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म। तो ये देखिए,
इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस फिल्ट्रेट प्रेशर। तो जब ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर आता है तब कौन सा प्रेशर जनरेट होता है? तब प्रेशर जनरेट होता है कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और जब ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड होता है तब प्रेशर कितना होता है? प्रेशर होता है 55 mmHg। ठीक है, तब प्रेशर कितना जनरेट होता है? तब प्रेशर जनरेट होता है 55 mmHg। अब आप ये देखिए, when blood is entering into the glomerulus, pressure is generated, that is a 55 mmHg, that is a 55 mmHg। तो हम कैसे लिखेंगे? effective filtration pressure is equal to capillary hydrostatic pressure, that is 55 mmHg। अब ब्लड ग्लोमेरुलस से ब्लड है ना, प्रेशर देके आगे कर दिया जाता है। मतलब जब हम ग्लोमेरुलस में कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं तो ब्लड यहां से आगे चला जाता है। ब्लड जाता है? नहीं। आप चीजें सुनते जाओ मैं क्या क्या बोल रहा हूं। जब हम ग्लोमेरुलस में प्रेशर क्रिएट करते हैं तो ग्लोमेरुलस में क्या होता है? ब्लड में आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, डब्ल्यूबीसी है और काफी सारे न्यूट्रिएंट है, हार्मोन है, प्रोटीन है, विटामिन है, लिपिड है, ये सभी चीजें। तो इनमें से कोई भी चीज आगे नहीं जाती, इनमें से कोई भी चीज आगे नहीं जाती। जो जो चीजें आगे जाती हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो यहां से ब्लड में से जो अनवांटेड मटेरियल है वो आगे चले जाते हैं, लेकिन कुछ वांटेड मतलब कुछ काम की चीजें भी आगे चली जाती है। तो वो सब चीजें कहां कलेक्ट होती है? पीसीटी में। ठीक है, पीसीटी में। अब पीसीटी में क्या है? पीसीटी में है ग्लूकोज, एक्स्ट्रा अमीनो एसिड, वाटर, मिनरल, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड लाइक आयंस। तो यहां पे सब है ना ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बनता है। और ये जो मटेरियल है यहाँ पे, इस मटेरियल को हम कहते हैं ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। तो ये ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन या तो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन है। तो इस मटेरियल को हम यहां से आगे की तरफ धक्का देते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो उस वक्त कौन सा प्रेशर जनरेट होता है? उस वक्त प्रेशर जनरेट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है? 30 mmHg। कितना होता है? 30 mmHg। फिर से एक बार देख लीजिए, blood when comes into the glomerulus we are applying capillary hydrostatic pressure, that is a 55 mmHg, then blood remains there only and some unwanted material goes into the PCT, some essential material also go to the PCT like glucose, amino acid, some proteins and you can say some mineral, heavy metal, sodium, potassium chloride like ions. So all this goes there and make a osmotic solution. Now we have to push this osmotic solution. अब हमें इस osmotic solution को PCT में से आगे पुश करना है, जेके वो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले और DCT में चला जाए। तो जब हम उसे पुश करेंगे ना, तब जो प्रेशर जनरेट होगा वो प्रेशर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है? 30 mmHg। कितना होता है? 30 mmHg होता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर। और अब मटेरियल कहाँ आ जाता है? यहाँ पे लूप ऑफ हेनले में आ जाता है। और यहाँ पे आने के बाद वो मटेरियल पूरा का पूरा फिल्टर हो जाता है। पूरा का पूरा फिल्टर मतलब उसमें पानी ज्यादा है और वेस्ट मटेरियल काफी कम है, तो वो काफी डाइल्यूट हो गया। और अगर काफी डाइल्यूट हो गया तो उसको पुश करना भी काफी इजी है। आप ये देखिए, अगर आपको पानी को धक्का देना है तो इतना प्रेशर नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर पानी के अंदर कोई सोल्यूट है तो आपको प्रेशर देना पड़ेगा। सो सेम वे यहां से हमने हाई प्रेशर अप्लाई किया, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यहां पे भी हमने हाई प्रेशर अप्लाई किया, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन यहां पे अगर जो मटेरियल आ गया है वो एकदम फिल्टर हो गया है, तो उसे हम क्या करेंगे? थोड़ा बहुत प्रेशर देंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्टर है ना, तो उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट प्रेशर। और वो फिल्ट्रेट प्रेशर कितना होता है? फिल्ट्रेट प्रेशर होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस करना चाहिए। फिल्ट्रेट प्रेशर कितना होता है? फिल्ट्रेट प्रेशर होता है 15 mmHg। कितना होता है? 15 mmHg। तो अब आपको अब इसका फॉर्मूला देखिए, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर व्हिच इज 55 mmHg माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर व्हिच इज 30 mmHg प्लस फिल्ट्रेट प्रेशर दैट इज 15 mmHg। तो देखिए 55 mmHg है, उसमें से कितना माइनस करना है हमें? 30 प्लस 15 मतलब कितना माइनस करना है? 45। तो ये देखिए 55 माइनस 45 इज इक्वल टू 10 mmHg। तो ये 10 mmHg क्या है? ये है नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। ये क्या है? नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर मतलब फाइनल। ठीक है, तो ये वाली कंसेप्ट हो जाती है हमारी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये वाली कंसेप्ट हो जाती है हमारी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कुछ और चीजें बताना बाकी है मुझे। ये देखिए, हम फिल्ट्रेशन कितना करते हैं पर मिनट में, मैं आपको बताता हूं। हम नियर अबाउट फिल्ट्रेशन कितना करते थे?
125 ml फिल्ट्रेशन पर मिनट। पर मिनट में हम कितना फिल्ट्रेशन करते हैं? 125 ml फिल्ट्रेशन करते हैं। तो पर डे में कितना करेंगे? पर डे में नियर अबाउट 180 लीटर फिल्ट्रेशन करते हैं पर डे में। समझ रहे हो आप? In a 1 minute we are filtering around 120 ml of blood. So in a one day how much blood we are filtering? 180 liter. अब आप सोचोगे कि सर सर्कुलेशन में तो आपने पढ़ाया था तो ब्लड का 5 लीटर होता है और हमारी बॉडी में 180 लीटर कैसे हो सकता है जबकि हमारी बॉडी का वेट ही मान लो 70-80 है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्लड वही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्लड अलग अलग सेपरेट रिपीट होता है, ब्लड वही रिपीट होता है हमारी बॉडी। अब हमारी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, किडनी में 120 ml 125 ml एक मिनट में जाएगा और ऐसे ही पूरे दिन में वही ब्लड फिल्टर होते रहता है। तो टोटल हमारी बॉडी में किडनी में एक दिन में कितना ब्लड फिल्टर हो सकता है? 180 लीटर। ठीक है, सो अब 180 लीटर अगर फिल्टर हो रहा है तो उसमें से हम कितना रीअब्सॉर्ब करते हैं? 99% हम क्या करते हैं? रीअब्सॉर्ब। अगर 180 लीटर में से हमने 99% रीअब्सॉर्ब कर लिया तो कितना वेस्ट मटेरियल बनेगा? वेस्ट मटेरियल बनेगा 1.8 लीटर। ठीक है, अब 1.8 लीटर में से 1.5 लीटर क्या है? वो बन जाता है हमारा यूरिन और 300 ml क्या बन जाता है? यू कैन से स्वेट। समझ लीजिए एक बार, इन अ 1 minute we are filtering 125 ml blood. So in 1 day we are filtering 180 liter blood. Now out of a 180 liter blood we are reabsorbing 99%. So how much remain? Only 1.8 liter. Now out of 1.8 liter 1.5 liter means 1500 ml is a urine and 300 ml is a sweat means पसीना। हम नियर अबाउट 125 ml ब्लड फिल्टर करते हैं एक मिनट में, तो एक दिन में कितना कर लेते हैं? 180 लीटर। अब 180 लीटर में से 99% हम रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो 180 लीटर का 99% कितना हुआ? कितना बच जाता है? मतलब 1.8 लीटर। ठीक है, मतलब 1800 ml। तो ये 1800 ml में से 1500 ml मतलब 1.5 लीटर हमारा यूरिन होता है और नियर अबाउट 300 ml हमारा क्या होता है? स्वेट। अब ये देखिए हमारा यूरिन कितना बनता है? हमारा यूरिन कितना बन रहा है? हमारा यूरिन बन रहा है 1.5 लीटर। अब आप ये याद रखिए, मैंने जो पहला लेक्चर पढ़ाया हुआ था इस चैप्टर का, जिसमें मैंने आपको मोड ऑफ एक्सक्रीशन बताया था, तो हम क्या है? हम है यूरियोटेरिक। हम क्या रिमूव करते हैं? वेस्ट मटेरियल यूरिया। और हमारी बॉडी में कितना यूरिया बनता है पर डे को? तो हमारी बॉडी में यूरिया बनता है 30 ग्राम यूरिया पर डे को यूरिया बनता है पर डे को हमारी बॉडी में। और 1 ग्राम यूरिया को कितना मोटर लगता है? 50 ml। सो 50 into 30 कितना हो जाता है? 1500 हो जाता है ना। तो ये देखिए हमारा यूरिन कितना है? 1.5 लीटर मतलब कितना? 1500 ml। समझ में आ गई बात? हमारी बॉडी में हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं पर डे को, तो हमारी बॉडी में कितना यूरिया बनता है? 30 ग्राम। 1 ग्राम यूरिया को डाइल्यूट करने के लिए 50 ml पानी लगता है, तो 30 ग्राम को कितना लगेगा? 1500 ml। तो ये देखिए ना, यूरिन कितना फॉर्म हमारे बॉडी पर है? 1500 ml हो रहा है ना। यस, नॉर्मल पर्सन में इतना, लेकिन अगर कोई डायबिटिक है तो उनके अंदर बेसिकली यूरिनेशन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। मतलब यूरिन इतना ही बनता है लेकिन उनको बार बार यूरिनेशन जाना पड़ता है। वो मैं आपको सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में पढ़ाता हूँ। तो इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया आपके सामने। दिस टॉपिक इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ऑल्सो कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में फिर से समझा दे रहा हूँ, प्लीज फिर से एक बार समझ लीजिए ताकि मैं भी सेटिस्फाइड हो जाऊँ। Urine formation takes place in 3 steps: ultrafiltration, selective reabsorption and tubular secretion. First step is ultrafiltration. Ultrafiltration also known as a glomerular filtration, which takes place in Malpighian body. What is meant by Malpighian body? Bowman's capsule plus glomerulus together it is called Malpighian body, also called Pygmalion corpuscle, also called renal tubule. Yes. Now in this, Bowman's capsule is a double wall structure. Outer layer, parietal layer, inner layer, visceral layer. The gap between them is called filtration space or urinary space, filtration space or urinary space. Yes. And blood as it comes into the glomerulus, it creates a particular pressure. This pressure is called capillary hydrostatic pressure. It is around 55 mmHg, and then after filtration waste material goes in PCT and it creates osmotic solution. Then we have to push the osmotic solution. This pressure is created as a osmotic pressure which is 30 mmHg,
and finally filtrate material comes into the loop of inlet and it is filtered and now pushed at the top to the DCT, and that time pressure is filtrate pressure which is only 15 mmHg. So total effective filtration pressure is equal to capillary hydrostatic pressure which is 55 mmHg minus osmotic pressure which is 30 mmHg plus filtrate pressure which is 15 mmHg. So total net effective filtration pressure is 55 minus 45 is equal to 10 mmHg. So this is ultrafiltration. अब सेकंड टॉपिक मैं आपको बताता हूं वो है सिलेक्टिव reabsorption. Selective reabsorption. अब सिलेक्टिव रिएब्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? सिलेक्टिव मतलब सिलेक्ट करना, ठीक है। मान लो हमारे पास 5 मॉलिक्यूल है, एक है प्रोटीन है, एक है अमीनो एसिड, एक है ग्लूकोज, एक है विटामिन है और कुछ मिनरल है। तो इनमें से कौन से मटेरियल को हमें रीअब्सॉर्ब करना है वो हम डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड करेंगे? वो रीनल ट्यूबुल, वो पीसीटी डिसाइड करेगी कि कौन से मॉलिक्यूल को रीअब्सॉर्ब करना है, और तभी हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। Selective reabsorption is the second step of a urine formation in which proximal convoluted tubule is deciding which material has to be reabsorbed. If material is important to our body, then we will reabsorb it. If material is not important to our body, then we will throw it. We will throw it. अब देखो मेरे पास इतनी जगह नहीं है क्योंकि मैं ये मिटाना नहीं चाहता हूँ, ये आपको आखिरी एंड तक रहने देता हूँ। तो सिलेक्टिव रिएब्सॉर्प्शन ऐसे ही ओरली समझ जाएगा आपको। सो सिलेक्टिव रिएब्सॉर्प्शन का मतलब सिंपल ये होता है कि जो जो मटेरियल हमने ग्लोमेरुलस में से पीसीटी में पास कर दिए हैं, आगे भेज दिए हैं, उनमें से कुछ मटेरियल अगर हमारी बॉडी में काम के हैं तो हम उनको फिर से रीअब्सॉर्ब करेंगे, फिर से हम उनको रीअब्सॉर्ब करेंगे। तो इस वाले टॉपिक को हम कहते हैं सिलेक्टिव रिएब्सॉर्प्शन। और वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। सिलेक्टिव रिएब्सॉर्प्शन, सिलेक्टिव रिएब्सॉर्प्शन, selective reabsorption takes place in the proximal convoluted tubule. It also takes place in the loop of Henle and some amount it also takes place in distal convoluted tubule. तो selective reabsorption PCT में, loop of Henle में और DCT में तीनों में होता है, लेकिन loop of Henle में distal convoluted tubule में काफी कम होता है। वो सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है PCT में। अब ये क्यों मैं आपको बताता हूँ। Proximal convoluted tubule have a hair-like structure. Proximal convoluted tubule these have a hair-like structure. These hair-like structures are called as a microvilli. मैंने आपको नेफ्रॉन पढ़ाते समय भी ये बताया होगा। Proximal convoluted tubule have a hair-like structure. This is called microvilli, and the function of this microvilli is to increase area of absorption. The function of this microvilli is to increase area of absorption. अब ये कैसे absorption करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, material which is moving from glomerulus it will enter into the PCT. Now which material? This material may be the wanted material, this material may be the unwanted material. Now it will come into the PCT and it will undergo reabsorption by this hair-like structure called microvilli. It will be done by active method as well as passive method. Now which material will reabsorb in PCT? I'll tell you. First of all, glucose. Glucose will be reabsorbed in PCT. Amino acid will also be reabsorbed from PCT, and you can say some amount of maximum water will be totally here will be absorbed. Totally कहने से तो समझ लो आप 95% वाटर है पीसीटी में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब जो वाटर आगे जा रहा है वो पीसीटी में 95% वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है और अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाता है। एक चीज याद रखो, इफ ग्लूकोज इज इन 45 to 90% out of 100 ml, then it will be reabsorbed. Yes, it will be reabsorbed. But in case if glucose is more than 160 milligram per 100 ml, then it will be thrown and we will suffer from glucosuria. अगर ग्लूकोज हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में 45 to 90 आउट ऑफ 100 ml है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पीसीटी उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन अगर ग्लूकोज 160 मिलीग्राम से ज्यादा है तो हमारी पीसीटी उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी, हमारी पीसीटी उसे यूरिन में से बाहर जाने देगी और उस सिचुएशन को हम कहते हैं ग्लूकोसूरिया। ये एक डायबिटीज का इंडिकेशन हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है
कि हमने एक दिन को काफी ज्यादा शुगर खा ली है, ग्लूकोज खा लिया है, तो वो हमारे यूरिन में से बाहर निकलेगा, हमें चक्कर आएंगे। अगर हमने यूरिन में से शुगर चेक की तो शुगर ज्यादा आएगी, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें डायबिटीज है। वो आज हमने शुगर खाई थी वो शुगर है, लेकिन अगर ये डेली रूटीन में हमेशा ऐसा ही रहता है तो ये समय डायबिटिक हो सकती है या तो हो गई है, ठीक है। ये कुछ ऐसे अंदाजे लगाए जा सकते हैं। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और वाटर जनरली पीसीटी में एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और उसके बाद सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयंस और काफी सारे आयंस जनरली कहाँ एब्जॉर्ब किए जाते हैं, लूप ऑफ हेनले में। फिर वो डीसीटी हो, वासा रेक्टा हो, या तो असेंडिंग पोर्शन हो लूप का, ठीक है, सॉरी या तो डिसेंडिंग पोर्शन हो, वासा रेक्टा हो, या तो असेंडिंग पोर्शन, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए। और कुछ मिनरल जनरली डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल में भी होते हैं। जनरली डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल ये एब्सॉर्प्शन में कम काम करता है, लेकिन वो उनका मेन रोल होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस सेल्स में से रेनिन एंजाइम प्रोड्यूस करना, जो हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करती है। तो ये वाला टॉपिक हो जाता है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। अब थर्ड हम आते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। आई होप सो आपको दिखाई दे रहा है यहां तक बोर्ड। यस, यू कैन सी। सो व्हाट इज मीन बाय ट्यूबुलर सिक्रेशन? ट्यूबुलर मतलब ट्यूब, सिक्रेशन मतलब रिमूव करना, रिमूव करना है तो प्रोड्यूस करना। So whatever the urine formation took place in the glomerulus, in the PCT, in the loop of Henle, in the DCT will be thrown into the collecting tubule, which is also known as a duct of Bellini. कलेक्टिंग ट्यूबुल को ही हम क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ बेलिनी। तो जितना भी वेस्ट मटेरियल जमा होता है वो सभी के सभी वेस्ट मटेरियल डीसीटी में से कहां फेंक दिया जाता है, कलेक्टिंग ट्यूबुल में से हम कहते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। तो कलेक्टिंग ट्यूबुल में हम क्या क्या चीजें फेंकते हैं, कलेक्टिंग ट्यूबुल में हम सभी चीजें फेंकते हैं, जैसे सो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोडियम, थ्रो इट, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पोटेशियम, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोडियम, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्लोराइड एंड थ्रो इट। जो जो चीजें ज्यादा है उनको हम फेंक देते हैं। वी आर ऑल्सो थ्रोइंग द हाइड्रोजन बट नॉट इन मोर कॉन्सेंट्रेशन। Hydrogen means two hydrogen ions. We are also throwing the hydrogen ion outside in the collecting tubule, just because if hydrogen ions are more in number, but if hydrogen ions are less in number, then we will not throw it outside, because hydrogen ions are very important to maintain osmoregulation in our body. हाइड्रोजन आयन osmoregulation मेंटेन करने में काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयन कम है और अगर हम फिर भी हाइड्रोजन आयन को बाहर फेंक देते हैं तो उसे फिर हमें एक प्रॉब्लम होगी, उसे हम कहते हैं नेट्रीयूरेसिस। नेट्रीयूरेसिस मींस deficiency of a hydrogen ion, so ultimately it will create a problem in balancing osmoregulation. So this whole topic is about yes यूरिन फॉर्मेशन। अगर आप कहो तो मैं एक बार फिर से आपको एक मिनट में समझा देता हूँ। यूरिन फॉर्मेशन जनरली टेक्स प्लेस इन अ 3 स्टेप: अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन अ माल्फिजन ट्यूबुल और माल्फिजन बॉडी, व्हिच मींस Bowman's capsule plus glomerulus. Bowman's capsule is a double wall structure, outer parietal, inner visceral. The gap between them is a filtration space or urinary space. Yes, Bowman's capsule is made by podocyte type of a cell. Remember podocytes. Generally, blood enter into the glomerulus. It creates a capillary hydrostatic pressure, which is actually filtration. If effective filtration pressure is equal to capillary hydrostatic pressure, which is 55 mmHg minus osmotic pressure plus filtration pressure. So total effective filtration pressure is 10 mmHg. So blood enters from glomerular filtration pressure, creates a capillary hydrostatic pressure, then comes into the PCT, creates a osmotic pressure, then go to the you can say loop of Henle, then creates a filtrate pressure. So this is tubular secretion. So this one is the ultrafiltration. Then selective reabsorption. We are selecting all those material which we have biomistakenly passed from. हमने जो जो मटेरियल ग्लोमेरुलस में से पास कर दिए पीसीटी में, अगर वो काम की चीजें हैं तो हम उनको फिर से रीअब्सॉर्ब करेंगे, उसे हम कहेंगे सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। और फाइनली जो वेस्ट मटेरियल बनता है हम उसे डीसीटी में फेंक देंगे। इट विल बी कॉल्ड एज अ ट्यूबुलर सिक्रेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट कर दीजिए, अच्छी कमेंट कीजिएगा। अगर आपको नहीं पसंद में आया है तो आप छोड़ दीजिए, बुरी कमेंट करके किसी को नाराज़ मत कीजिए, ना ही मुझे ना ही बाकी व्यूअर को, ठीक है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो तो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।